वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी और कंसेप्ट। तो आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन और इसे मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन? बिकॉज I must tell you, the body has two displacement, horizontal displacement and vertical displacement. Because body have two velocity, horizontal velocity and vertical velocity. Or if force on the body is constant, then curved path of the body is parabolic. तो ये जो आपको पाथ दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, just see this path. This is called parabolic. This is called parabolic. ये जो पाथ दिख रहा है, कर्व पाथ दिख रहा है आपको, along which the projectile moves, that is called parabolic. तो इसे क्या पाथ बोलते हैं? पैराबोलिक। Two dimensional motion, body will have two velocities, horizontal velocity and vertical velocity, and body will definitely will have two displacement, horizontal displacement and vertical displacement. तो बॉडी के दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, इसलिए हम इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट। तो बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, जो हर पॉइंट पर सेम है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसका मतलब है एक बॉडी को ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया और वो बॉडी वापस ग्राउंड पर आ गई, इसे बोलेंगे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। Projectile motion can be considered as two mutually perpendicular motion. तो mutually perpendicular motion कौन से हैं? Horizontal motion and vertical motion. तो प्रोजेक्टाइल मोशन को इसलिए कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। बॉडी दो डायरेक्शन में अपना मोशन कंप्लीट करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली मैंने आपको अभी बताया था, बॉडी की दो वेलोसिटी होंगी और दो डिस्प्लेसमेंट होंगे। अब दो वेलोसिटी कौन सी होगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर ये मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है, तो हम यहाँ वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। यू कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, देखिए एक मिनट। सो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल हैव टू कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा हो गया वर्टिकल। ये कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, u sin थीटा। तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बॉडी की दो वेलोसिटी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ हमने यू वेलोसिटी को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर दिया दो डायरेक्शन में। अगर यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उसका हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व पार्ट होगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट होगा यू साइन थीटा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u cos थीटा। दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको, द इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप बोलते हैं जी।
always acts in vertically downward direction. There is no acceleration in horizontal direction. अगर horizontal direction में acceleration नहीं है तो इसका meaning क्या है? Horizontal velocity will remain constant. क्योंकि g acceleration due to gravity सिर्फ vertical velocity को change कर सकता है, वो horizontal velocity को change नहीं कर सकता. तो यहाँ मैंने दो situation student discuss करी है. यहाँ मैंने दो सिचुएशन डिस्कस करी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब बॉडी को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी u और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया थीटा. तो यहाँ हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया u cos थीटा एंड व्हाट यू कॉल इट u sin थीटा. अब आफ्टर सम टाइम सपोज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स v. मान लीजिए कुछ टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है v और एट दैट इंस्टेंट इस टाइम पर बॉडी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है अल्फा. तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है तो ये अल्फा क्या होता है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या होता है डिक्रीज होता है. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखें u cos थीटा और इस पॉइंट पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला पॉइंट ये बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx को निकालेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं v cos अल्फा. पर हम जानते हैं there is no acceleration in horizontal direction, that is why it can be written as v cos अल्फा. ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए. इस पर बेस काफी न्यूमेरिकल्स. अब जैसे ऐसा एक न्यूमेरिकल फ्रेम होता है, एक बॉडी को हमने 60 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए अगर थीटा 60 डिग्री है और u 10 मीटर पर सेकंड है और अल्फा 45 डिग्री है. थोड़े टाइम के बाद बॉडी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री. तो हम क्या करेंगे u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा को यूज करेंगे और v को कैलकुलेट कर लेंगे 10 cos 60 डिवाइडेड बाय. तो ये टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए. तो हमसे ये पूछा गया ये बताइए आफ्टर व्हाट टाइम ये बॉडी 45 डिग्री जब ये बॉडी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाएगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो हमारे पास हम सिंपल अप्रोच यूज करेंगे दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो इस थ्योरी को यूज करते हुए हमने v को क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया. आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि कितने टाइम के बाद ये होगा. अगर हमें टाइम कैलकुलेशन करना है तो हम उसे कैसे करेंगे. तो हमेशा याद रखिए इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. एट एनी इंस्टेंट horizontal velocity is u cos theta at any time t x coordinate or displacement along the x direction. अब देखिए यहाँ पर बॉडी को आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और मान लीजिए यहाँ टाइम क्या है 0 सेकेंड है और यहाँ टाइम है t सेकेंड. तो इस t सेकेंड में इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा के कारण बॉडी का कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो लेट दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x. कितना है x और लेट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज y. अब इस x को कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो हमने कुछ नहीं किया है. यहाँ पर हमने इक्वेशन है जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ऐसे यूज किया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है. तो x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t. तो किसी भी टाइम t पर हम किसी भी बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t और use the initial velocity of projection and theta is the initial angle which velocity of body makes with horizontal direction. तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए
तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये जो फॉर्मूला है आप इसकी मदद से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर बॉडी कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छे से अपनी फॉर्मूला बुक कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए, एक डायग्राम बनाइए, डायग्रामेटिक फॉर्मूला लिस्ट तैयार होनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन की। इट इज अ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्यों अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? क्योंकि इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ ग्रेविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है इट इज द मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सो दैट एज पार्टिकल मूव्स अपवर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जी एक्स अपोजिट, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो गया, माइनस जी। gx opposite to the gx opposite to the vertical velocity, that is why the vertical velocity decreases। अब देखिए, अगर किसी टाइम t पर हमें वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ सबसे पहले हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। तो ये कंपोनेंट आ गया हमारा u साइन थीटा। एक मिनट, u साइन थीटा, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। और कुछ टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी है यू वाई, यू वाई को हम लिखेंगे, एक मिनट, यू है और ये हो गया हमारा यू वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अब मान लीजिए कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम, द वेलोसिटी बिकम्स, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। यहाँ पे फिर से v के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक सॉरी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसी वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे। लेट दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज वी वाई, लेट दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज वी वाई। तो अब हमने करना क्या है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करेंगे, यूज इन वर्टिकल डायरेक्शन, vy equal to uy minus gt। Why it is so? Because you know that g always acts in vertically downward direction, which reduces the vertical velocity। ये इसलिए हमने लिखा है। और uy कितना है, uy है आपका u sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं vy equal to u sin थीटा माइनस जी टी। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस को हमें वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि t टाइम के बाद बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए
कितना हो जाता है, यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो वी वाई, वाई मान लीजिए ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई है, इसको वाई से डिनोट करते हैं। तो हमने करा क्या है, हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज किया है। किसको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज किया है। तो s इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, यू मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये लिख दिया हमने u साइन थीटा इंटू टी, एंड माइनस इसलिए क्योंकि g x अपोजिट टू द वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये देखिए ऐसा इक्वेशन भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस 3 हमें याद रखने चाहिए, मेनली दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें इन्हें वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करना चाहिए। एक फिगर बनाइए, उसको समझिए, उसको क्लियर करिए। तो इस तरह से हम ये इक्वेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो बहुत आसान था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टी पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आफ्टर टी सेकेंड सपोज करते हैं कि बॉडी यहां पहुंचती है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, वर्टिकल डिस्टेंस है y, और वेलोसिटी को रिजॉल्व तो हम कर ही चुके हैं, u cos थीटा या एंगल थीटा मानते हुए। और दूसरी चीज हम वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा, और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ये जो पॉइंट है आपका इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। कोऑर्डिनेट्स का मतलब, कोऑर्डिनेट का जो पहला वैल्यू होता है वो कहलाता है x कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो कहलाती है y कोऑर्डिनेट, और यू में कॉल इट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब हमने करना क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को एक बार हमें यूज करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने एरो बना दिया, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा t, और मैंने यहाँ जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करेंगे। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस लेना पड़ेगा y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी डायग्राम देखिए u sin थीटा t and minus half gt square. Why it is minus half gt square? Because you know that g always acts in vertically downward direction. तो इस तरह से आप देखिए, आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, यूज द इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब ये है x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये है y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ जो t से मल्टीप्लाई होता है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, और यहाँ जो t से मल्टीप्लाई होता है दैट इज u y, दैट इज u sin
थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर कर दीजिए और इसे ऐड कर दीजिए, तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए यू इक्वल टू रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया है x इक्वल टू 3t और दिया है y इक्वल टू 4t। एक मिनट, एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू आपको प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 3t एंड y इक्वल टू 4t माइनस 5t स्क्वायर। तो हम डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि ux की वैल्यू कितनी है, 3 है, uy ये 4 है, कितना है 4 है, और uy की वैल्यू कितनी है 4 है। तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, द आंसर इज 5। तो डेफिनेटली हमें u cos थीटा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और u sin थीटा हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो इस तरह के कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। एक्चुअली क्या है, डू नॉट मग अप करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, समझने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इक्वेशन से हम एक और चीज कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टी स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाइड है माइनस हाफ जी, और यहाँ टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड क्या है -5। तो आप कंपेयर कर लीजिए, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपको इक्वेशंस दिए हों तो आप उन्हें बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम यू साइन थीटा को यू कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें टेन थीटा भी मिल जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो ये क्लियर हुआ आपको, अब इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है u cos थीटा इंटू टी, y इक्वल टू होता है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक एक्स हॉरिजॉन्टल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालो, x अपॉन u cos थीटा, और सेकंड में इस वैल्यू को पुट कर दो, x अपॉन u cos थीटा एंड माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो u से u तो कैंसिल हो गया, तो ये मिला हमें y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसलिए कहा गया है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम, वैक्यूम और ऐसा भी बोल सकते हैं इस पैराबोलिक, जहां कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा। इसको याद रखना होगा।
अब जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन कैसा था अभी लिखते हैं। इस y इक्वल टू √3x माइनस कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं 20x²। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये क्लियर है, यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, √3, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री। अब देखिए दूसरे टर्म x² से मल्टीप्लाई हो रहा है -20। हमने करना क्या है, -20 को यहाँ x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/2। ध्यान दीजिए नीचे इक्वेशन को g अपॉन u² cos² थीटा, माइनस माइनस तो कट गया और g हो गया 10 u² cos² 60, क्योंकि हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल चुके हैं। तो ये 10 इसको कैंसिल कर देगा 2 बार, तो 2 × 2 4, 4 cos² 60 इक्वल टू u², 4 cos² 60 इक्वल टू u²। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, है ना, cos² 60 तो 2 × 2 तो ये हो गया 4 इक्वल टू 1 अपॉन cos² 60 की वैल्यू रख दी 1/4, तो ये हो गया 4 ऊपर चला गया और नीचे बच गया u²। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो u² आ गया 1, u इक्वल टू 1। तो देखिए जब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ पाथ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, आप निकालिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने निकाल लिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप निकालिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज u, तो हमने u भी कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल का जो पाथ इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, सीखना होगा। ब्लाइंड मगिंग विल नेवर सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये हम इस पर बाद में देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, यस। अब ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल की कितनी है, थीटा है, u है, और उसे किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, थीटा। और हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि प्रोजेक्टाइल की t सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने सपोज कर लिया t सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, मान लीजिए v होगी, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया हमारा, t सेकंड। तो हमने सपोज करा लेट द वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड इज v। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि इस वक्त सपोज करिए इस वक्त ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ये हमें मालूम नहीं है। हमने सपोज कर लिया अल्फा। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos अल्फा। तो हमारा पहला इक्वेशन बना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए वेलोसिटी को रिजॉल्व किया और ये होगा v sin अल्फा। अब दूसरे इक्वेशन के लिए यूजिंग
v equal to u plus at in vertical direction, in vertical direction, in vertical direction. तो v मतलब फाइनल, v sin अल्फा, u मतलब इनिशियल, u sin थीटा माइनस जी टी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब करना क्या है आगे, पहले और दूसरे इक्वेशन के स्क्वायर को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर समझिएगा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आ गया, u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, जब v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड निकाल सकते हैं। मगिंग अप, मेमोराइज, रटना will never solve your problem. Learn it. इसको सीखना पड़ेगा। तो मान लिया कि टी सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, v था, और उस समय पार्टिकल कितना एंगल बनाता था हॉरिजॉन्टल से अल्फा, तो हमने रिजॉल्व कर लिया। तो अब हमारे पास दो वेलोसिटी हो गई, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, एक वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। और अगली कंसेप्ट, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट, v इक्वल टू u प्लस ए टी को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करना है। तो इस तरह हम दो इक्वेशन बना लेते हैं। फिर हमने क्या करा, उन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल रहा था v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर, एक मिनट ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बने। तो अब आप चाहें तो वेलोसिटी की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। v इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब एक और चीज मैंने यहाँ बताई नहीं है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये एंगल भी मिल जाएगा। v साइन अल्फा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ v कॉस अल्फा से, तो मुझे मिलेगा tan अल्फा। तो tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। तो ये देखिए बहुत हैवी लोडेड फॉर्मूले दिखते हैं, लेकिन फॉर्मूले बहुत सिंपल है। आप जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो बातें याद रखिए, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, दूसरा v इक्वल टू u प्लस ए टी को आप किसमें यूज करिए, वर्टिकल डायरेक्शन में। इस तरह आपके दो इक्वेशन बन जाते हैं, और ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। जब ये दो इक्वेशन बन जाते हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो की कंसेप्ट तो यही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ऐसा दिया रहता है पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको इसे मैं समझा पाऊँ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद द ग्राउंड इज अल्फा,
यही है, मैंने आपको करके बता दिया था। ये दो फॉर्मूले आपको याद, अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम टी सेकंड के बाद वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और टी सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, अल्फा, उस एंगल अल्फा को भी हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा तो एडवाइस यही है, दो इक्वेशन बनाइए, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करिए और एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करिए, तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भाई हाईएस्ट पॉइंट होता क्या है। हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी जो हो जाती है वो जीरो हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, और वो होगी हॉरिजॉन्टल। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम पहुंच गए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉडी के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बोलें तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी थी हमारी यू साइन थीटा। इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी एट द टॉप, क्योंकि ग्रेविटी, आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये वर्टिकल वेलोसिटी को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी ऑफ एट टॉप को हम लिख सकते हैं u cos थीटा। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनता है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट is cos theta times of the initial velocity। अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 20 और उसे 60 डिग्री एंगल पर, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 20 और उसे 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो टॉप पर वेलोसिटी कितनी होगी, 20 cos 60। 20 cos 60, मान लीजिए एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 40 और उसे 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 40 cos 30। मान लीजिए किसी बॉडी को 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री के एंगल पर, 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री के एंगल पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 25 cos 45। सो दिस इज द कंसेप्ट। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए बॉडी का मास है हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, पिछली स्लाइड्स आती नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, एट द हाईएस्ट पॉइंट, आई विल सेंड यू द वीडियो, will be half mv top square, but we know that v top square
इज नथिंग बट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू, मान लीजिए अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई आई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अब हमें जरूरत है एक स्टेटमेंट की। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट becomes cos square theta times of the initial kinetic energy। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आप ध्यान से इस फिगर में देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी तो आप जानते हैं कितनी हो गई, u sin थीटा। तो जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से टकराता है तो उसकी उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी वेलोसिटी से हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर इसे रिजॉल्व कर लिया, u cos थीटा, और ये आ जाएगा हमारा u sin थीटा। तो इस फिगर को देखने पे हमें एक चीज समझ में आती है, और हम अच्छे से जानते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। पहले भी u cos थीटा थी, बाद में भी u cos थीटा थी। पर वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन। शुरू में कहाँ थी, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ थी। और जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करता है दोबारा प्रोजेक्टाइल, तो हम देखते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। पहले क्या थी, अपवर्ड थी u sin थीटा, अब क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई u sin थीटा। सो देयर इज ए चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी, देयर इज ए चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई वर्टिकल वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हो गई माइनस u sin थीटा। चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी, अब देखिए चेंज निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू से हमें निगेटिव वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। u sin थीटा माइनस माइनस u sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 2u sin थीटा। ये तो पहली बात हो गई। अब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम। तो ये होगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया m इनटू 2u sin theta। So the change in momentum during the time of flight, so change in momentum during the time of flight is nothing but m into 2u sin theta, m into 2u sin theta, m into 2u sin theta। There is no change in momentum in horizontal direction। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए जीरो, नो चेंज। आपसे पूछा जाए वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज क्या होगा, तो आप जानते हैं कितना होगा, 2mu sin theta, where theta is angle of projection number 1, number 2 u is the initial velocity। Okay, तो आई एम गोइंग टू टर्न डाउन द स्लाइड। फिर से स्लाइड जारी है, आगे पीछे नहीं आएगी। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट,
तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। ये देखिए बॉडी यहाँ थी, अब वापस यहाँ आ गई। तो कई किताबों में ऐसा लिखा गया है that it is the time duration for which, ध्यान से सुनिएगा, it is the time duration for which projectile remains in air। देखिए ये डेफिनेशन पार्शियली करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो बेसिक और एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम एलिवेशन। मतलब जिस हाइट से उसे प्रोजेक्ट किया गया था, जिस हाइट से उसे प्रोजेक्ट किया गया था वापस वो उसी हाइट पर आएगा, तब उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया था। कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था? ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया था। वो वापस ग्राउंड पर आ गया। तो सबसे पहले तो हमने सपोज कर लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है, टी। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लें, ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा हमारा u sin थीटा। तो हम एक काम करेंगे, कैसे निकालेंगे इसे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करेंगे। तो ग्राउंड से ग्राउंड पर आ गया, ग्राउंड से ग्राउंड पर आ गया, इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करेंगे, सारे टर्म्स को राइट हैंड लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर टी कॉमन ले लेते हैं। और टी के कॉमन लेने से ये थोड़ा हमें यहाँ अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो देखिए टाइम तो 0 नहीं हो सकता, जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से एक का 0 होना जरूरी है। तो टाइम तो 0 हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। इसलिए हमने क्या करा, जी टी बाय 2 माइनस यू साइन थीटा को 0 के इक्वेट कर दिया। यहाँ हमें मिलेगा जी टी बाय 2, करके देखना चाहिए। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको बस एक ही स्किल डेवलप करनी है, यूजिंग द इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। बस ये सीख जाइए तो आपका तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। अब यहाँ पे हमें कुछ और बातें करनी है। यहाँ पर जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, ये देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, तो यहाँ से लेकर ये 1, ये 2 और फिर ग्राउंड पर आ गई। तो 1 से लेकर 2 तक का जो टाइम है वो कहलाएगा टाइम ऑफ असेंट, उसे हम बोलेंगे टी ए, यू साइन थीटा बाय जी। और 2 से लेकर 3 तक का जो टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, वो भी होगा यू साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ असेंट कितना होगा? यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम कितना होगा? यू साइन थीटा बाय जी। और मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ असेंट, सो दैट टाइम कैन बी रिटन एज यू साइन थीटा बाय जी। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ, अब देखिए हम ये जितने भी केसेस कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है। ये देखिए ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, और ये रही हमारी मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हम बहुत सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे, u cos थीटा थीटा एंड दैट विल बी, इसको रिजॉल्व करेंगे u sin थीटा, और हम सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करिए, माइनस 2g h मैक्सिमम, तो यहाँ से हमें h मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला आपको मैक्सिमम हाइट का याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, एक बात याद रखिए, जब बॉडी को ग्राउंड से ग्राउंड पर प्रोजेक्ट किया जाए। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप क्या करिए, फॉर्मूला मेमोरी के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज करिए, डायग्राम से फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, 2u sin थीटा बाय जी,